गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोगों का थर्मल फिजिक्स का फोर्थ लेक्चर है, चौथा लेक्चर है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सारे तीन जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर है वो आपने सुने होंगे, ध्यान से नोट्स बनाए होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग किया होगा। अगर नहीं किया तो दोबारा से कर लीजिए, अभी भी मौका है, क्योंकि अब ये चीज़ें एक बार बहुत ही सिस्टमेटिक वे में करा रहा हूँ, तो ये सारे जो डाउट्स हैं, जो सारे प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाने चाहिए, राइट। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैं आपको बता दूं कि लास्ट क्लास में, यानी कि जो हमारा थर्ड लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन कंप्लीट कर लिया था, वॉल्यूम एक्सपेंशन कंप्लीट कर लिया था, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन, और उसके उनके सारे एप्लीकेशंस डिटेल में करा दिए थे। और थर्मोमेट्री भी हमने उसमें स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे जो थोड़ा सा पार्ट है हमारे राइट साइड में, ये वो पार्ट है जो एक तरीके से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो थर्मोमेट्री पूरा नए सिरे से नहीं स्टार्ट हो रहा है, ऑलरेडी इसमें काफ़ी पार्ट हो गया था। अब उसको मैं एक बार जल्दी से रिवाइज कर दूँ एक तरीके से, ताकि मैं बाकी बची हुई चीज़ों को कंप्लीट कर दूँ। तो थर्मोमेट्री की डेफिनेशन वगैरह आ गई थी, बताया गया था थर्मोमेट्री में जो उसका प्रिंसिपल है वो इस तरीके से होता है कि हमारे पास कोई भी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, वो टेम्परेचर के साथ क्या करती है, लीनियरली वेरी करती है। तो उस लीनियर वेरिएशन को हम लोग रिलेशन के फॉर्म में क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू AT प्लस b। ए और b सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं जो एक तरीके से y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में आते हैं। y इज इक्वल टू जो mx प्लस c होता है वो यहाँ पे हमने m की जगह a ले लिया है और c की जगह b ले लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल तो ओल्ड थर्मोमेट्री में, अब हम थर्मोमेट्री के दो टाइप बताते हैं, है ना, एक ओल्ड थर्मोमेट्री और एक मॉडर्न थर्मोमेट्री। तो ओल्ड थर्मोमेट्री में क्या बताया गया था, ओल्ड थर्मोमेट्री में अगर हमको कोई अननोन टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें दो रेफरेंस पॉइंट्स लेने होते हैं, जिनको हम लोग लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट कहते हैं। लोअर फिक्स पॉइंट बेसिकली आइस पॉइंट होता है और अपर फिक्स पॉइंट स्टीम पॉइंट होता है। तो आइस पॉइंट वो एक स्टेट है, वो एक फिजिकल स्टेट है, और स्टीम पॉइंट एक फिजिकल स्टेट है। तो अब उस आइस पॉइंट को लोअर फिक्स पॉइंट के फॉर्म में ट्रीट किया जाएगा। और अगर हम सेल्सियस स्केल में काम कर रहे होंगे तो सेल्सियस स्केल में जो हमारा लोअर फिक्स पॉइंट है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो अपर फिक्स पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाएगी x नॉट इज इक्वल टू AT, टी की जगह 0 प्लस बी, और अपर फिक्स पॉइंट जो हमारा है टेम्परेचर वो है 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज स्टीम पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा 100 x नॉट प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी उस 100 डिग्री सेल्सियस पे, अपर फिक्स पॉइंट पे। और इस तरीके से ये तीन रिलेशन यहाँ आ जाते हैं, और इन तीनों रिलेशन की हेल्प से हम अननोन टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं अगर हमको x की वैल्यू पता हो। तो जाहिर सी बात है ये मैनिपुलेशन मैंने लास्ट क्लास में आपको सिखाया था। यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 2 माइनस 1 करेंगे, 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस x नॉट जनरेट होगा, x माइनस x नॉट जनरेट होगा। और 3 माइनस 2 करेंगे तो x 100 माइनस x नॉट जनरेट होगा। और इसका अगर रेशियो लेंगे तो यहाँ पे, है ना, यहाँ पे x माइनस x नॉट, दिस माइनस दिस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, a कॉमन हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेगा t माइनस 0, 0 इज द लोअर लिमिट। इसी तरीके से 100 इज द अपर लिमिट। तो जब मैं x 100 माइनस x नॉट करूंगा तो यहाँ पे a कॉमन हो जाएगा, और 100 माइनस 0, 100 माइनस 0 इज नथिंग बट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो गया आपका अपर लिमिट का टेम्परेचर माइनस लोअर लिमिट का टेम्परेचर। तो इसको आप x नॉट कहिए चाहे xl कहिए, xl का मतलब है लोअर लिमिट पे प्रॉपर्टी की वैल्यू, और अब xu का मतलब है अपर लिमिट पे प्रॉपर्टी की वैल्यू, जिसको हम यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में तो x100 शो कर रहे हैं। दोनों बातें एक ही है, x100 एक ही चीज है xu, क्योंकि 100 यहाँ पे सिंबल बन रहा है, क्योंकि हम लोग डिग्री सेल्सियस ज्यादा पॉपुलर मानते हैं, इसलिए सिंबल हमने x100 कह दिया। बेसिकली ये xu है, यानी स्टीम पॉइंट पे प्रॉपर्टी की वैल्यू। अब उसी प्रॉपर्टी की वैल्यू पे टेम्परेचर हम अलग अलग स्केल में अलग अलग नंबर अलॉट करेंगे। जैसे कि डिग्री सेल्सियस में लोअर लिमिट क्या है हमारी, 0। देखिए डिग्री सेल्सियस में लोअर लिमिट क्या है, 0। तो यहाँ पे होगा TC, सी का मतलब डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर लिया जा रहा है, ये अननोन टेम्परेचर है, ये होगी लोअर लिमिट 0।
अपान में क्या आएगा TU, what is the upper limit in degree Celsius? 100, lower limit is 0, that is x minus x naught upon x minus x naught upon x 100 minus x naught. यहाँ से ये फार्मूला बन के आ गया TC बराबर x minus x naught upon x 100 minus x naught, और ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस के बजाय फ़ारेनहाइट में डिज़ाइन करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या आएगा टी सी की जगह TF, लोअर लिमिट क्या है वहां पे डिग्री फ़ारेनहाइट में 32, तो ये बन जाएगा TF माइनस 32 अपान अपर लिमिट टेम्परेचर की क्या है फ़ारेनहाइट में 212 माइनस 32, लोअर लिमिट होगी 32। प्रॉपर्टी की वैल्यू वही है, x इज द अननोन प्रॉपर्टी और वहां पे टेम्परेचर को हमने क्या दे दिया TF, यानी टेम्परेचर वो फ़ारेनहाइट में है, और x नॉट यहाँ पे बेसिकली लोअर लिमिट को शो करा, भले हम सिंबल x नॉट और 100 यूज करें, बेसिकली ये लोअर और अपर लिमिट को शो करा। और इस तरीके से अगर हम दोनों चीजों को मिला दें तो ये चीज दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, और इस तरीके से यहाँ से आ जाता है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर स्केल। तो देख लीजिए आप यहाँ पे क्या है, अब TC कहने के बजाय C कह दिया सिंपली, तो ये हो गया C माइनस 0 अपान 100 माइनस 0। यहाँ पे आ जाएगा F माइनस, है ना, TF कह दो, चाहे सिंपली F कह दो। F इज वैल्यू इन फ़ारेनहाइट, C इज वैल्यू इन डिग्री सेल्सियस, जो कि यहाँ पे TC और TF थे। F माइनस 32 अपान 212 माइनस 32। अगर यही चीज हम लोग ओल्ड थर्मोमेट्री में ही रहते हुए अगर हम चाहें तो रिलेशन को केल्विन मिला सकते हैं, और अब टेम्परेचर केल्विन में हो जाएगा। यहाँ पे लोअर लिमिट होती है 273.15, जिसको मैंने सिंपली 273 लिख दिया, 1.15 को नेग्लेक्ट कर दिया है, और अपर लिमिट हो गई 373 माइनस अगेन माइनस लोअर लिमिट। और मान लो कोई अननोन स्केल है, कोई नई स्केल हम बना सकते हैं जिसको हम नहीं कोई नाम नहीं दे रहे उसको, तो हो जाएगा Z, यानी कि टेम्परेचर इन दैट अननोन स्केल, जिसकी यूनिट क्या होगी Z, माइनस वहां पे जो लोअर फिक्स पॉइंट आप तय करेंगे कि भाई उस स्केल में लोअर टेम्परेचर क्या माना जाएगा, आइस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग और स्टीम पॉइंट के करस्पॉन्डिंग। तो इस तरीके से एक अननोन स्केल या कोई नई स्केल भी हम इसमें अननोन टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, रिलेशन ला सकते हैं। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन ज्यादा पॉपुलर है, तो ये रिलेशन को यहाँ पे 100 है, इसको डिफरेंस करते हैं तो 180 आता है, ये भी डिफरेंस 100 आता है। तो ये रिलेशन सिंपल फॉर्म में इस तरीके से भी याद किया जाता है, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपान 9, दैट इज इक्वल टू K माइनस 273, ना, केल्विन में 273 अपान ये भी 100 आएगा, 100 की जगह 5 आ जाएगा कैंसिल होकर के, ठीक है। तो ये रिलेशन हमें याद रहेगा, तो हम क्विकली रिलेशन ला सकते हैं यहाँ से। अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप जानते हैं कि भाई अगर बॉडी टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 98.6, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि जो टेम्परेचर 98.6 है डिग्री फ़ारेनहाइट में, वो डिग्री सेल्सियस में कितना होता होगा। तो जाहिर सी बात आप यहाँ पे क्या रखोगे, यहाँ पे F की जगह क्या रखोगे 98.6, ऑटोमेटिकली C के लिए आप कैलकुलेट करोगे। तो ये रिलेशन आपको डिफरेंट टेम्परेचर स्केल के बीच में रिलेशन के तौर पर, रिलेशन के फॉर्म में यूज किया जाता है। और इसको भी अगर शामिल कर लें तो कोई अननोन स्केल को भी अगर हम शामिल करना चाहें तो भी शामिल कर सकते हैं। ये बात हो चुकी थी, ये रिपीट हो रहा है। अब इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, ये रिलेशन ही लेके चले। मान लीजिए नॉन स्केल्स है हमारे पास, डिग्री सेल्सियस की, फ़ारेनहाइट की, केल्विन की, तो यहाँ पे F की कोई भी वैल्यू रखिए, उससे करस्पॉन्डिंग C की वैल्यू आएगी। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे इस रिलेशन के ऊपर क्या करूं, चेंज, मैथमेटिक्स में जो चेंज वर्ड होता है, एक तरीके का डिफरेंशिएशन होता है, चेंज dx दैट इज सेम एज डेल्टा x, एक तरीके का डिफरेंशिएशन होता है। तो अगर मैं इसके ऊपर चेंज लगा दूं तो यहाँ पे क्या आएगा C की जगह क्या आ जाएगा डेल्टा C अपान 5, कांस्टेंट है नीचे रहेगा। यहाँ पे देखिए F माइनस 32, जब चेंज अप्लाई करूंगा तो सिर्फ चेंज F में आएगा, 32 तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा F अपान 9। इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा डेल्टा K अपान 5। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आएगा कि ये फार्मूला है ना, C की वैल्यू नहीं है ये, बल्कि डेल्टा C है। चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, चेंज इन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, चेंज इन टेम्परेचर इन केल्विन। तो आप यहां से देख सकते हो पहला पॉइंट कि डेल्टा C इज इक्वल टू डेल्टा K, डेल्टा C इज इक्वल टू डेल्टा K। इसका मतलब क्या हुआ, चेंज ऑफ 1 डिग्री ऑन केल्विन स्केल,
नहीं यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 1, चेंज ऑफ 1 डिग्री इन केल्विन इसके लिए सेम है चेंज ऑफ 1 डिग्री इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। लेकिन अगर मैं डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात करूं या फ़ारेनहाइट और केल्विन की बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे कि डेल्टा सी इज नॉट इक्वल टू डेल्टा एफ, यानी 1 डिग्री का चेंज फ़ारेनहाइट में 1 डिग्री का चेंज सेल्सियस के बराबर नहीं होगा। तो उस चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं डेल्टा सी इज इक्वल टू 5/9 डेल्टा एफ। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 डिग्री का चेंज फ़ारेनहाइट में बेसिकली वो कितना डिग्री का चेंज होगा डिग्री सेल्सियस में 5/9, क्योंकि एक्चुअली में डिग्री सेल्सियस क्या बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट है। तो यहाँ पे 1 डिग्री होगा तो डेल्टा सी में सिर्फ 5/9 डिग्री का ही चेंज आएगा। तो ये बातें हो गई। इसके ऊपर मैं 2 क्वेश्चन देना चाह रहा हूं, 2 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने फ्रेम किए हैं, तो उसमें से कोई भी हम पहले ले लेते हैं, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल मिलेगा, ठीक है। तो प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है फॉल्टी थर्मोमीटर। बेसिकली थर्मोमीटर हमारा डिग्री सेल्सियस का बना होगा, चाहे फ़ारेनहाइट में बना होगा, चाहे केल्विन में बना होगा, लेकिन यहाँ पे जो थर्मोमीटर है वो जो भी है वो फॉल्टी है, यानी वो किसी वजह से गलत बन गया है। तो एक तरीके का नया थर्मोमीटर हो गया, इट इज अ न्यू थर्मोमीटर। तो न्यू वाला केस इस पे आ जाएगा। तो ए फॉल्टी थर्मोमीटर रीड्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज -1 डिग्री सेल्सियस। अगर ये एक ट्रू यानी सही थर्मामीटर होता है डिग्री सेल्सियस में, तो मेल्टिंग पॉइंट को क्या वहां पे मेंशन किया जाना चाहिए था 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट को क्या मेंशन किया जाता ये था 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये फॉल्टी बन गया किसी भी वजह से, तो मेल्टिंग पॉइंट को कितना हमने उसको रिकॉर्ड बना दिया -1 का, और बॉइलिंग पॉइंट को बना दिया 104 का। अब ये एक नया थर्मोमीटर है, एक फॉल्टी थर्मोमीटर नया थर्मोमीटर के फॉर्म में यूज किया जाएगा। आपको बताना है कि द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज मेजर्ड एज 20 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये एक्चुअली इसकी जो यूनिट हम डिग्री सेल्सियस कह रहे हैं वो है नहीं, है ना, क्योंकि हमने बनाया था डिग्री सेल्सियस का, लेकिन वो गलती से कुछ और बन गया। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि डिग्री सेल्सियस ही है, जो कि वो डिग्री सेल्सियस नहीं है, एक्चुअल में नहीं, होगी वो फॉल्टी हो गई, कुछ और बन चुका है। जैसे हम बताया था कि स्केल चेंज हो गई है, तो वो सेंटीमीटर नहीं सेंटीमीटर डैश हो चुकी है। इसी तरीके से ये हम लिखेंगे इसको भले डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये डिग्री सेल्सियस नहीं, ये चेंज होकर के नई यूनिट बन चुकी है। क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि क्या है, तो इसलिए हम उसको डिग्री सेल्सियस यूज कर रहे हैं। द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज मेजर्ड एज 20 डिग्री सेल्सियस ऑन दैट थर्मोमीटर, उस थर्मोमीटर पे फाइंड द ट्रू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, यानी कि एक्चुअली में डिग्री सेल्सियस में ही जवाब होना चाहिए, लेकिन ट्रू जो ट्रू थर्मोमीटर होगा तो उसकी सही रीडिंग होगी, ट्रू थर्मोमीटर की ट्रू रीडिंग होगी। तो यहाँ पे आपको रिलेशन यूज करना चाहिए, कौन सा, यहाँ पे आपको रिलेशन यूज करना चाहिए एक ट्रू और एक अननोन, क्योंकि जो फॉल्टी है उसको हम अननोन की तरह ट्रीट करेंगे, जो फॉल्टी है उसको अननोन की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैं इस स्पेस को ले लेता हूं पहले। पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत आसान सा रहेगा। अननोन और हमारा नोन कौन सा रहेगा, डिग्री सेल्सियस जो एग्जैक्ट है, और अननोन वो फॉल्टी वाला वो भी डिग्री सेल्सियस है, लेकिन वो एक्चुअली में है नहीं, क्योंकि वो तो फॉल्टी हो चुका है। तो क्या लिखा जाएगा रिलेशन, ठीक है, यहां से लिखा जाएगा C-0, ये ट्रू वाला है, C-0 अपॉन 100 - 0 इज इक्वल टू, सीधा पहुंचते हैं हम अननोन वाले पे। अननोन बेसिकली क्या है, उसको C डैश में कहूंगा, C डैश माइनस लोअर लिमिट क्या है उसकी, लोअर फिक्स जो टेम्परेचर है वो है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 अपॉन अपर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स टेम्परेचर कितना यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, स्टीम पॉइंट 104, तो ये हो जाएगा 104 माइनस लोअर लिमिट इज -1, माइनस माइनस +1, तो इस तरीके से आ गया C डैश +1 अपॉन 105। यहां से आपको सॉल्व करना है किसके लिए, यहां साथ में। तो अब आपको क्या दिया गया है, C डैश आपको दिया हुआ है, जो फॉल्स रीडिंग है वो दी हुई है, कितनी दी हुई है 20, जो फॉल्स रीडिंग वो दी गई है 20, तो एक्चुअली आपको ट्रू रीडिंग जो डिग्री सेल्सियस में होगी बताना है। तो यहां से आ जाएगा C अपॉन 100 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 21 अपॉन 105, ये कैलकुलेशन कर लीजिए।
C इज इक्वल टू ये 21/105 इंटू 100। बताइए C बराबर कितना आ गया? ये इसका 5 टाइम्स है, चेक कर लो। 5 × 5 और 5 × 10, तो ये इसका 5 टाइम्स है, तो ये हो गया 5 और ये वापस हो गया कितना? वापस आ गया 20। यानी ट्रू स्केल पे भी वो बाई चांस 20 डिग्री सेल्सियस ही है। फॉल्स वाले पे 20 था और बाई चांस ट्रू वाले पे भी 20 आ गया। तो ये बहुत आसान सा सवाल है आपके सामने। ये टेम्परेचर स्केल के बीच में रिलेशन का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन इस तरीके का मैं एक्सपेक्ट करता हूं और मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दिया, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन डेफिनेटली हमें मिलेगा। रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर स्केल, जिसमें आपस में स्केल हो सकती है या कोई एक अननोन स्केल भी हो सकती है। दैट्स ओके। लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। जो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जैसे इसको नोट कर लीजिए। ये बेसिकली एक ओल्ड थर्मोमेट्री पे बेस्ड क्वेश्चन है, देख लीजिए ध्यान से। एक कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर कैसा बिहेवियर होगा? प्रेशर जो है वो वेरी करेगा लीनियरली विद टेम्परेचर। तो एक कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर शोज प्रेशर रीडिंग ऑफ 50 सेंटीमीटर, प्रेशर की यूनिट सेंटीमीटर में होती है क्या? 50 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है ना। प्रेशर की यूनिट हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम होती है, लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम या हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम होती है। तो हमारा मर्क्यूरी के फॉर्म होता है, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो उसी तरीके से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से यहाँ पे शुरू में प्रेशर कम है, बाद में ज्यादा होता है, कोई दिक्कत नहीं, गैस का प्रेशर है। और चूंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। तो उन्होंने बताया कि the constant volume gas thermometer shows pressure readings of 50 centimeter and 90 centimeter of mercury at 0 degree Celsius and 100 degree Celsius। ये आपके दो फिक्स पॉइंट्स हो गए, लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी की वैल्यू, प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है? प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रेशर है ना। यहाँ पे x जो है वो प्रेशर है, तो आपका फॉर्मूला क्या आना चाहिए? अगर आप डिग्री सेल्सियस में सॉल्व कर रहे हैं तो मैं इसी से दोबारा यूज कर लूं। तो जो रिलेशन आपने यहाँ पे x बोला था, अब वो चीज आ जाएगी डायरेक्टली। मैं ये वाला फॉर्मूला उठा सकता हूं, चेक कर लीजिए। तो आपको 50 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर ये दिया हुआ किस पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे और 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये हो जाएगा आपका P0 और ये हो जाएगा P100। अब आपको बताना है व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस। टेम्परेचर अननोन है। व्हेन प्रेशर रीडिंग, तो ये प्रॉपर्टी की वैल्यू है प्रेशर रीडिंग की कितनी है? 60 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो यही वाला फार्मूला यूज होगा। टेम्परेचर अननोन टेम्परेचर आप निकालोगे डिग्री सेल्सियस में, तो TC बराबर क्या आ जाएगा? T माइनस P0 अपॉन P100 माइनस P0 इंटू 100। ये फार्मूला डेवलप किया गया, आंसर आपका आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में इंटू 100, क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस में यूज कर रहे हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर अननोन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस? तो बताओ व्हाट इज प्रॉपर्टी अननोन प्रॉपर्टी कितनी है? 60 माइनस P0 0 डिग्री सेल्सियस पर कितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू? दैट इज प्रेशर हियर 50 अपॉन P100 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या प्रॉपर्टी की वैल्यू? दैट इज प्रेशर 90 सेंटीमीटर माइनस P0 इज अगेन 50 सेंटीमीटर इनटू 100। ये कितना आ गया भाई? ये आ गया 10 और ये आ गया कितना? 40 इंटू 100। तो आपका जवाब हो गया ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और आपके पास आ गया 100/4 दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। प्लीज मार्क कर लीजिए, ये आंसर है इसका 25 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं और एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी डायरेक्ट फार्मूले पे। तो ये ओल्ड थर्मोमेट्री का फार्मूला हो गया और ये फार्मूला हो गया रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर स्केल का।
दोनों पे मैंने आपको एक एक क्वेश्चन करा दिया, जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग मॉडर्न थर्मोमेट्री के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, मॉडर्न थर्मोमेट्री में क्या होता है, और वहां पे एक क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी जो होगी वो आपको बताऊंगा। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। ये आपका आंसर हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए, सो लेट अस गो फॉर मॉडर्न थर्मोमेट्री। तो थर्मोमेट्री में हमने ओल्ड थर्मोमेट्री डिस्कस कर लिया, अब मॉडर्न थर्मोमेट्री। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? मॉडर्न ओल्ड थर्मोमेट्री में हमने क्या कहा था कि ओल्ड थर्मोमेट्री में अननोन टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें 2 रेफरेंस पॉइंट चाहिए होते हैं, और यहाँ पे मॉडर्न थर्मोमेट्री बेसिकली अब्सोल्यूट स्केल, दैट इज केल्विन स्केल, है ना। कोई और अब्सोल्यूट स्केल थ्योरेटिकली हो सकती है, लेकिन अभी तो हमारे पास अब्सोल्यूट स्केल वो केल्विन स्केल ही है। तो बेसिकली ये अब्सोल्यूट स्केल के लिए मॉडर्न थर्मोमेट्री बनाई गई है, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 2 रेफरेंस पॉइंट वी विल टेक ओनली 1 रेफरेंस पॉइंट। और व्हाट इज दैट 1 रेफरेंस पॉइंट? जैसे वहां पे था 2 रेफरेंस पॉइंट, आपका एक आइस पॉइंट, दूसरा स्टीम पॉइंट। यहाँ पे उन दोनों के बजाय हम लोग सिंपली एक रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, दैट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बहुत प्रिसाइजली, चूंकि डिफाइंड टर्म है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे डिफाइन है, जबकि आइस पॉइंट वेरी कर सकता है टेम्परेचर के साथ, इसलिए यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर लिया गया इंस्टेड ऑफ सिंपली मेल्टिंग पॉइंट या आइस पॉइंट। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्यों लिया था, क्योंकि ये बहुत प्रिसाइज डेफिनेशन है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर्टिकुलर प्रेशर पे ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू डिफाइन की गई है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। दूसरा जो रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, बेसिकली वो जो रेफरेंस पॉइंट है दैट इज 0 केल्विन इटसेल्फ। 0 केल्विन इटसेल्फ इज द सेकंड रेफरेंस पॉइंट, समझ गए। तो चूंकि वो 0 केल्विन ले लिया, तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो ये रिलेशन था x बराबर AT प्लस बी, तो 0 केल्विन एक थ्योरेटिकली ऐसा टेम्परेचर है जहां पे हम मानते हैं कि किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, है ना। जो भी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रेशर, डेफिनेटली आइडियल गैस में हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर अगर 0 हो जाएगा तो प्रेशर भी 0 हो जाएगा। या अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनम मटेरियल, तो वहां पे भी हमारा कॉन्सेप्ट है, 12th में पढ़ेंगे हम लोग, कि 0 केल्विन पे जाके दुनिया खत्म हो जाएगी, सब कुछ 0 हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो इसलिए 0 केल्विन पे जो भी प्रॉपर्टी हम चूज करेंगे उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। यानी यहाँ पे T इज इक्वल टू 0 केल्विन, नॉट डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन पे x क्या होगा, 0। तो जिस अगर यहाँ पे 0 रखूंगा, यहाँ पे 0 आएगा, तो B के लिए क्या बचेगा, B भी 0 हो जाएगा। तो जो रिलेशन वहां पे इन जनरल ओल्ड थर्मोमेट्री में AT प्लस बी था, x इज इक्वल टू AT प्लस बी था, यहाँ पे चूंकि एक रेफरेंस हमने 0 केल्विन ले लिया है, इसलिए B 0 हो जाएगा। B 0 हो गया, सिर्फ एक ही अननोन बचा हुआ है, इसलिए अगर एक ही अननोन बचा है, इसलिए हमको एक ही रेफरेंस पॉइंट की जरूरत है, एंड दैट इज ट्रिपल पॉइंट। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को अगर हम इस इक्वेशन को देखें, तो x बराबर AT प्लस बी, T हमारा अननोन टेम्परेचर है, ऑफ कोर्स एब्सोल्यूट स्केल में, केल्विन स्केल में, और x जो है उस अननोन टेम्परेचर पे प्रॉपर्टी की वैल्यू है। और दूसरा हम टेम्परेचर ले लेंगे ट्रिपल पॉइंट, और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे जाके देखेंगे कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, दैट इज, उसका नाम लिख देंगे XTP TTP, और ये हमारा अननोन, ये हो गया एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट, और ये हो गया हमारा अननोन। दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जब दोनों को डिवाइड करेंगे, यहां से A से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास रिलेशन आ जाएगा x अपॉन XTP इज इक्वल टू T अपॉन TTP। यहां से आपको क्या निकालना है, अननोन टेम्परेचर निकालना है। और एक और बात बता दूं कि T आप किस यूनिट में रख रहे हैं, यहाँ पे केल्विन रख रहे हैं, यानी एब्सोल्यूट स्केल में रख रहे हैं। कोई और एब्सोल्यूट स्केल मान लीजिए थ्योरेटिकली कल को डेवलप होकर आ जाए, तो उसके लिए भी यूज करेंगे। तो फिर वहां पे भी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर भी डिफाइन करेंगे कि उस टेम्परेचर में ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है। जैसे केल्विन स्केल में आपको मालूम है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 273.16। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन इज 273.16। तो यहां से अगर तो आपको देखना होगा कि 273.16 केल्विन यानी ट्रिपल पॉइंट पे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है,
और अननोन टेम्परेचर पे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, तो मैं वहां से अननोन टेम्परेचर निकाल पाऊंगा। यहां से T बराबर आएगा x अपॉन XTP। x इज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट अननोन टेम्परेचर, XTP इज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एट ट्रिपल पॉइंट इनटू यहां पे ये डिवाइड होकर के आ गया T बराबर x अपॉन XTP इनटू TTP। TTP कितना होता है, TTP होता है केल्विन में 273.16। तो अगर हमको XTP पता हो और x पता हो तो हम निकाल सकते हैं टेम्परेचर, अननोन टेम्परेचर इन केल्विन, राइट। तो इसके ऊपर भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन मॉडर्न थर्मोमीटर बेस्ड हो सकता है, प्रैक्टिस में आपको मिल जाएगा, अभी मैं आपको नहीं दे रहा हूं। यहां पे मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं पहले तो इसको समझ लीजिए। B0 कैसे हो गया, क्योंकि ये एब्सोल्यूट स्केल है और एब्सोल्यूट स्केल का मतलब है कि 0 डिग्री पे 0 केल्विन पे प्रॉपर्टी की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये 0 तो ये भी 0, ऑटोमेटिकली B0 हो जाएगा। तो जो रिलेशन y स्क्वायर mx प्लस c होता, वहां पे c 0 हो जाएगा तो हो जाएगा y स्क्वायर mx, यानी डायरेक्ट लिनियरिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा यहाँ पे। तो प्लीज रिमेंबर ये फार्मूला आपको याद रहेगा, यहां से आप याद कर सकते हो x अपॉन XTP बराबर T अपॉन TTP, सिंपल सा है। जैसे अगर हम इसको आइडियल गैस में जाएंगे तो आप जानते हो आइडियल गैस में कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर मेरे पास प्रेशर जो है वो प्रॉपर्टी होगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, P जनरल अपॉन P TP, यानी प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट इज इक्वल टू T जनरल केल्विन में लिखें तो अपॉन T TP। TTP अगर आप केल्विन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर केल्विन में होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आएगा 273.16। तो अगर आपको प्रेशर एट ट्रिपल पॉइंट पता हो, प्रेशर अननोन प्रेशर पता हो, तो आपको यहाँ से T आ जाएगा। तो इट इज जस्ट लाइक सिंपली दिस वन, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। ये आपको याद रखने के लिए आसान होगा, या इसको यूं भी कह सकते हो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। तो ये सारी पॉसिबिलिटी है। ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन में जब पहुंचेंगे तो वहां पे आपका ये सो कॉल्ड चार्ल्स लॉ या गेली-स्टोक्स लॉ होता है, वो आप चेक कर सकते हैं उसको। तो इसे भी मार्क कर लो। ये क्वेश्चन जरा समझ लो इस बात को, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। प्रैक्टिसिंग मटेरियल में इस क्वेश्चन को कई बार इंक्लूड करते हैं लोग, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको शामिल किया है। दिस क्वेश्चन बेसिकली, ये क्वेश्चन जस्ट लाइक रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर स्केल जैसा है, लेकिन ये दोनों ही स्केल क्या होंगी, एब्सोल्यूट स्केल है ना। पहला जो हमारा रिलेशन था ओल्ड थर्मोमेट्री में, वहां पे डिफरेंट स्केल्स डिग्री सेल्सियस फारेनहाइट वगैरह में रिलेशन था, लेकिन वो ओल्ड थर्मोमेट्री बेस्ड था। और ये मॉडर्न थर्मोमेट्री पे बेस्ड है और डेफिनेटली ये जस्ट लाइक टेम्परेचर स्केल है, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर स्केल है। तो टेक डाउन दिस क्वेश्चन। टू एब्सोल्यूट स्केल्स, जैसे हमारी केल्विन एक एब्सोल्यूट स्केल है, उसी तरीके से इन्होंने थ्योरेटिकली दो एब्सोल्यूट स्केल बताई है ना। जैसे हम यहाँ पे केल्विन कह सकते थे, तो यहाँ पे केल्विन की जगह उन्होंने x कह दिया है और y कह दिया। तो टू एब्सोल्यूट स्केल्स x एंड y, केल्विन स्केल की जगह x और y दो ले लिए गए हैं। और हैविंग ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर टू बी 300x, यानी जो चीज केल्विन में कितनी होती है 273.16 केल्विन, वो इस x वाले स्केल में जो एब्सोल्यूट स्केल है वहां पे 300 है x है, और y वाले स्केल पर वो 400 y है। तो आप बताना व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Tx एंड Ty। व्हाट इज Tx? एक्चुअली टेम्परेचर इन x और टेम्परेचर इन y। हमने लिखा था ना Tc Tf, वैसे यहाँ पे Tx Ty। तो इसके लिए बेसिक से ही काम करेंगे। ये जो फार्मूला है, x प्रॉपर्टी की वैल्यू है, T टेम्परेचर है, उस स्केल में जाके अननोन टेम्परेचर है, और XTP ट्रिपल पॉइंट पे, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक फिक्स प्रॉपर्टी है, एक फिक्स सिचुएशन है, एक फिक्स फिजिकल स्टेट है, लेकिन उसको अलग अलग स्केल में अलग अलग न्यूमेरिकल को अलॉट करें तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो यही से रिलेशन बन के आ जाएगा x अपॉन XTP अननोन स्टेट नोन स्टेट। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर एक नोन स्टेट है और एक कोई अननोन स्टेट है, तो उस अननोन प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उस पे टेम्परेचर जो है x वाले स्केल में कितना है
Tx और उस स्केल में ट्रिपल पॉइंट ऑफ ऑर्डर कितना दिया गया है, दैट इज 300। ट्रिपल पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिया गया है 300। और वही चीज अगर हम लोग y स्केल लेते हैं तो y स्केल में जाके हमारा क्या बनेगा, टेम्परेचर इन केल्विन के बजाय टेम्परेचर इन y स्केल। और वहां पे जाके ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू कितनी है, वहां पे ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू है 450। ये रहा 450y। ये भी टेम्परेचर y में ही है, तो यहाँ पे y आएगा, यहाँ पे y आएगा, यहाँ x आएगा, यहाँ x आएगा, x कैंसिल होगा, y से y कैंसिल होगा। तो इस तरीके से आपको सिंपली रिलेशन किसमें चाहिए था, Tx और Ty, यानी कि जिस तरीके से आपका फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस रिलेशन था, वैसे ही आपका x और y रिलेशन आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा Tx इज इक्वल टू, यहाँ से कट जाएगा, ये हो जाएगा आई थिंक 2/3 Ty। ये है आपका दोनों स्केल्स के बीच में रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टेम्परेचर स्केल। और ये स्केल एब्सोल्यूट स्केल है, इसलिए हम ओल्ड थर्मोमेट्री वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे, है ना, हम सीधा लगाएंगे मॉडर्न थर्मोमेट्री वाला फार्मूला, जो कि मैंने बताया था कि V 0 हो जाता है। तो इस तरीके से ये थर्मोमेट्री के ऊपर कुछ एक आध दो क्वेश्चन फ्रेम होने का चांस है, मैंने अपनी तरफ से करा दिया। और भी इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है कि इस फार्मूले के ऊपर जरूर एक क्वेश्चन मिलना चाहिए। मैंने अभी इसको छोड़ दिया आपके लिए, आई होप कि वो प्रैक्टिसिंग मटेरियल मिलना चाहिए और इट शुड कम इन द फॉर्म ऑफ डाउट, क्योंकि सारा अभी हम 100% अगर डी बोर्ड पे लेंगे, कुछ आपके लिए भी छोड़ना चाहिए। तो ये आप समझ लीजिए, है ना, इट्स वेरी इजी। Tx अपॉन, है ना, T अपॉन TTP, T अपॉन TTP। व्हाट इज TTP? टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर कितना है, 300x, x वाले में 300 और y वाले में 450। तो दैट इज योर रिलेशन बिटवीन Tx and Ty, that is your answer. Tx is equal to 2/3, ये सही है ना, 2/3, yes। तो प्लीज नोट डाउन जी, आपका थर्मोमेट्री पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और उसके बाद we will continue, we will take the next chapter। हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हुआ आज। कौन सा चैप्टर हमारा, थर्मल एक्सपेंशन और थर्मोमेट्री का जो कंबाइंड टॉपिक था, आप देख लीजिए इसको काफी डिटेल में एग्जाम्पल के साथ डिस्कस किया है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कैलोरीमेट्री, है ना। 5 चैप्टर में बताया था आपको, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मोमेट्री एक हो गया हमारा, कैलोरीमेट्री, उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर। तो हमने एक पार्ट कंप्लीट किया है, ये हमारा 4th लेक्चर है आज। तो वी विल नेक्स्ट सेगमेंट वी टेक कैलोरीमेट्री। तो प्लीज कंप्लीट इट फास्ट। Okay, so we completed thermometry and we'll start with the next chapter, calorimetry. Please see calorimetry. तो ये हमारा जो थर्मल फिजिक्स है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की जो हमारी यूनिट बताया था मैंने आपको, उसका ये 2nd चैप्टर है। और ये आसान चैप्टर है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी फ्रेम होते हैं। तो और सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर। और इस चैप्टर में हमें मेनली क्या डिस्कस करना होता है, किस टाइप के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान चैप्टर है। कैलोरीमेट्री, तो फर्स्ट यू नोट डाउन द डेफिनेशन। कैलोरीमेट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, कैलोरीमेट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with measurement of heat। किसी बॉडी को कितनी हीट दी गई, ये हम मेजर कर सकते हैं, कोशिश करेंगे इस चैप्टर के अंदर। मेनली ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन अपनी जगह होती है, और जो बाकी कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखेंगे हम लोग। तो कैलोरीमेट्री इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। बेसिकली इस चैप्टर में हमें क्या करना होता है कि हम किसी बॉडी को हीट देंगे, और हम देखेंगे कि उस बॉडी को हीट देने से उसमें टेम्परेचर में चेंज क्या आ रहा है, टेम्परेचर राइज क्या हो रहा है।
नॉर्मली हमारा ये भी assumption है, यहाँ पे मैंने आगे लिखा होगा कहीं ना कहीं, कि नॉर्मली हम जब किसी बॉडी को हीट देते हैं मतलब बॉडी हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करती है। हीट देते हैं मतलब क्या होता है, बॉडी हीट एनर्जी अब्जॉर्ब करती है। तो हम मानते हैं कि इन जनरल उसका टेम्परेचर बढ़ता है, इन जनरल उसका टेम्परेचर बढ़ता है। हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे बॉडी को हीट एनर्जी दें और उसका टेम्परेचर ना बढ़े या घटे, उसका उल्टा हो जाए। तो कैलोरीमेट्री में जो हमारा मेन जो डिस्कशन होगा वो होगा जब हम किसी बॉडी को हीट एनर्जी देते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ता है। यहाँ पे ये बात भी है कि क्या किसी बॉडी को हीट एनर्जी दी जाए तो क्या खाली उसका टेम्परेचर ही बढ़ेगा, हो सकता है उसका वॉल्यूम भी बढ़े, ठीक है, या और भी बहुत तरीके के चेंजेस हो सकते हैं उसके अंदर। तो वो सब चेंजेस को अभी हम यहाँ पे शामिल नहीं करेंगे। और हम लोग मेनली यहाँ पे पहली बात है कि सॉलिड और लिक्विड की बात कर रहे हैं। और जब सॉलिड और लिक्विड की बात कर रहे हैं, खासकर सॉलिड की अगर बात कर रहे हैं, तो सॉलिड या लिक्विड वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हीट देने से उसके अंदर टेम्परेचर राइज होता है मेनली, और वॉल्यूम में चेंज होता है वो नेग्लिजिबल होता है। और किसी और तरीके का चेंज होगा तो हम उसको शामिल कर सकते हैं। लेकिन बर्वक पर्पस है वो ये है कि हीट देने से टेम्परेचर राइज कैसे होगा, ठीक है। तो उस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक बात कर लें। और बेसिक बात क्या है, हीट की डेफिनेशन ऑलरेडी हमारे पास है, इसको दोबारा से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। हीट की डेफिनेशन सभी को पता है, डेफिनेशन आपके सामने होगी, आपके पास होगी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच फ्लोज फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। ये हमारी डेफिनेशन है, आप नोट्स में पहले से होगी, और नहीं होगी तो आप फर्स्ट लेक्चर रिवाइज करिएगा, वहां मिलेगी आपको, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग हीट एक फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में डिफाइन किया गया। सबसे पहले हम इसकी यूनिट बताएंगे। तो पहले बताया गया हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जब एनर्जी का ही एक फॉर्म है तो जाहिर सी बात है कि उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, उसकी एसआई यूनिट होगी जूल, सीधी सी बात है, उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, जूल। तो ये तो होगी जूल। लेकिन हीट की हमारे पास प्रैक्टिकल यूनिट है जो ज्यादा पॉपुलर है। कई फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनकी पॉपुलर यूनिट प्रैक्टिकल यूनिट ज्यादा पॉपुलर होती है, एसआई यूनिट जो है ज्यादा पॉपुलर नहीं होती। बहुत सारे हैं, जैसे हमारे डेली लाइफ में मैंने बताया था आपको टेम्परेचर की यूनिट है, जाहिर से टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है, केल्विन है। लेकिन हमारे डेली लाइफ में कौन ज्यादा यूज करते हैं, क्या हम केल्विन यूज करते हैं, है ना। बॉडी टेम्परेचर केल्विन में कितना भाई नहीं पता, नहीं ध्यान है हमें। तो इसी तरीके से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी हम लोग किसमें देते हैं, डिग्री सेल्सियस देते हैं। और बॉडी के टेम्परेचर नॉर्मली हम लोग किसमें बात करते हैं, फ़ारेनहाइट में बात करते हैं। तो वो अलग कहानी, वो भी यूनिट्स है, उनको नाम दिया गया। तो यहाँ पे कैलोरी को मैं एक तरीके से प्रैक्टिकल यूनिट कह रहा हूँ। कैलोरी या किलो कैलोरी, डेफिनेटली किलो कैलोरी वही आएगा, 1000 कैलोरी को किलो कैलोरी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो भी यूनिट्स होती हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, चाहे थ्योरेटिकल हो, यानी एसआई सिस्टम हो, सीजीएस सिस्टम हो, जो भी हो, तो यूनिट्स में आपस में रिलेशन होता है। जैसे 1 मीटर ओवर 100 सेंटीमीटर या कोई भी इस तरीके का रिलेशन होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे कैलोरी भी हीट की यूनिट है और जूल भी हीट की यूनिट है। तो ये जो रिलेशन है दैट इज 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल। ये रिलेशन कैसे बना, इसको आगे समझाया भी जाएगा ये रिलेशन कैसे बना होगा। तो 1 कैलोरी इज 4.2 जूल। 4.2 को और थोड़ा सा स्पेसिफाई करके लिखेंगे तो ये 4.186 होता है। 1 कैलोरी इज 4.186 जूल। यहाँ पे कैलोरी को फिर से ज्यादा एम्फेसिस देना है हीट की यूनिट के फॉर्म में। तो जो भी यूनिट होती है, जैसा आप जानते हैं, चाहे एसआई यूनिट हो जाए, तो हम हर एक यूनिट की क्या डेफिनेशन बनाते हैं। एक यूनिट, 1 मीटर कितना होता है, 1 सेकंड कितना होता है, व्हाट इज 1 केल्विन टेम्परेचर, याद है आपको ट्रिपल पॉइंट ऑफ ऑर्डर के टर्म्स में। तो यहाँ पे एक कैलोरी की यूनिट बताई गई है। ये डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है किसी फॉर्म में, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में, थ्योरेटिकल फॉर्म में। डेफिनेशन ऑफ 1 कैलोरी सभी को याद होनी चाहिए। 1 calorie is defined as amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of mass of water, 1 gram of water by 1 degree, 1 डिग्री है ना। तो जाहिर होते मैंने बताया आपको क्या, इस चैप्टर में क्या डिस्कस करना, अभी हीट देने से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना, वही कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है इस डेफिनेशन में भी। 1 calorie is defined as the amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram of mass of water by 1 degree। वो 1 डिग्री जो है, कोई भी 1 डिग्री हो सकता है, 10 से 11, 12 से 13, 50 से 51, लेकिन नहीं, यहाँ पे इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5, ये हमने क्यों कंडीशन लगाई है, ये हमें शायद आगे समझ में आए।
ठीक है ना। अभी बर्बक हम इसे डेफिनेशन है तो डेफिनेशन को जैसा है वैसा हम समझ लेंगे, नोट कर लेंगे। तो नोट हो गई डेफिनेशन, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो ये तो हो गई एक 1 कैलोरी की डेफिनेशन, ठीक है, बेसिक बातचीत चल रही है। अब इसके आगे जो हम बात करने जा रहे हैं ये इससे ही रिलेटेड है एक तरीके से, और थोड़ा सा नई बात इसमें समझ में आएगी। तो प्लीज पुट द हेडिंग। हेडिंग है इक्विवेलेंस ऑफ हीट एंड मैकेनिकल वर्क। इक्विवेलेंस ऑफ हीट एंड मैकेनिकल वर्क, ये जो है प्रीवियस बातचीत से थोड़ा सा रिलेशन भी होगा, थोड़ा सा नई बात भी इसमें। नई बात क्या है? नई बात यहाँ पे ये है कि मैकेनिकल वर्क, यहाँ बात आ रही है मैकेनिकल वर्क, हम लोग जो मैकेनिक्स बोलते हैं, मैकेनिकल वर्क इज इक्विवेलेंट टू हीट। यानी अभी तक हम ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि बॉडी को हीट एनर्जी दी जाएगी और उससे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। यस, बॉडी को हीट एनर्जी दी जाएगी, उससे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी नई बात बताई जा रही है, और वो क्या बताई जा रही है कि जो मैकेनिकल वर्क है वो भी है इक्विवेलेंट टू हीट। किस बात में इक्विवेलेंट भाई? इक्विवेलेंट किसी काम करने के लिए इक्विवेलेंट है, मैं जैसा कर सकता हूँ आप भी वैसा कर सकते हो, तो ये इक्विवेलेंट हम, तो वही बात है। तो मेनली हीट का काम क्या था भाई? मेन काम क्या था यहाँ पे? टेम्परेचर बढ़ाना। तो यही बता रहे हैं कि मैकेनिकल वर्क और हीट दोनों ही इक्विवेलेंट हैं। किस पर्पस के लिए? किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। बाद में हम इसी चीज को थर्मोडायनेमिक्स में लेके जाएंगे और वहां पे टेम्परेचर बढ़ाने की बात करेंगे। और टेम्परेचर के साथ इंटरनल बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ पे देखिए ये राइट अप आपके सामने है, और ये उसी बात को एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर लैंग्वेज में आपके सामने है। बात सिर्फ इतनी सी है कि किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 2 तरीके हो सकते हैं। ये हो गई बात यहाँ पे शुरू। 2 तरीके हो सकते हैं क्या? एक आप उसको हीट एनर्जी दीजिए या उस पे वर्क कीजिए। इसी को उन्होंने बोला कि मैकेनिकल वर्क एंड हीट आर इक्विवेलेंट। उसको लैंग्वेज के फॉर्म में आपके सामने है। बोथ हीट एंड मैकेनिकल वर्क, बोथ हीट एंड मैकेनिकल वर्क कैन cause temperature change, can cause temperature change। टेम्परेचर राइज भी कह सकते हो, क्योंकि हम हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर राइज होने का कॉन्सेप्ट है। तो बोथ हीट एंड मैकेनिकल वर्क कैन कॉज टेम्परेचर चेंज। और दूसरी खास बात क्या है कि वंस टेम्परेचर हैज राइजन, मान लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ गया, तो अब इट इज इम्पॉसिबल मे बी टू फाइंड आउट वेदर इट वाज ड्यू टू, यहां पहुंच रहे हैं यहाँ पे, ड्यू टू हीटिंग, यानी हमने वो जो टेम्परेचर राइज किया है, जो टेम्परेचर राइज हम देख रहे हैं, टेम्परेचर चेंज देख रहे हैं, हमें बाद में बता भी नहीं पाएंगे ये कि वो हीट देने से हुआ था या मैकेनिकल वर्क करने से हुआ था। तो थर्मोडायनेमिक्स जो ब्रांच है, थर्मोडायनेमिक्स, आज वो तो क्या हीट और डायनेमिक्स वर्ड एक तरीके से मैकेनिकल एनर्जी को माना जा सकता है, तो वहां भी वही बात की जाएगी। यानी बॉडी की इंटरनल एनर्जी, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम चाहे उस सिस्टम को डायरेक्टली हीट दें, चाहे हम उस पे वर्क करें। यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल लिया जा सकता है कि अगर मान लीजिए कि मुझे अपने हाथ को मान लो कि मुझे टेम्परेचर बढ़ाना है इसका, तो मैं थोड़ा सा, मेरे पास पानी है, थोड़ा गर्म पानी, मैं गर्म पानी इसको डाल सकता हूँ और आई विल फील दैट जो मेरा हाथ है वो गर्म हो गया, थोड़ा सा इसका टेम्परेचर बढ़ गया। और अगर मान लीजिए मैंने क्या किया, गर्म पानी से क्या किया, डायरेक्टली हीट लिया, गर्म पानी से मुझे क्या मिल गई, डायरेक्टली हीट मिल गई। लेकिन अगर मैं ये काम ना करूं, टेम्परेचर बढ़ गया हीट लेने की वजह से, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि मैं इस पे क्या करूं, वर्क करूं। तो जब मैं इस तरीके से हाथ को एक दूसरे के अगेंस्ट रब कर रहा हूं, तो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग सम वर्क, मैं वर्क कर रहा हूं, और वो वर्क अल्टीमेटली एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि वो टेम्परेचर राइज कर रहा है। तो मैं ये कहूं कि भाई वर्क मेरा हीट में कन्वर्ट हो रहा है, ये कह दूं, चाहे मैं डायरेक्टली कह दूं, बीच में से हीट वर्क हटा दूं, अब बोलो कि भाई मेरा वर्क डन, अल्टीमेटली वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है। खत्म हो गई बात, हीट की बात छोड़ दीजिए, है ना, हीट की बात छोड़ दीजिए, डायरेक्टली बोले कि मेरा वर्क डन क्या कर रहा है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रहा है, टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। और जब एक बार टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो नहीं मालूम मुझे कि वो, है ना, डायरेक्ट हीट लेने से हुआ था या मैकेनिकल वर्क करने से हुआ था।
यहाँ पे जो बात हम कह रहे हैं उसके पीछे हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट है साइंटिस्ट का। जूल साहब का नाम यहाँ पे लिया जा रहा है, यूनिट उनकी जो जूल यूनिट रखी गई है उनके ऑनर में रखी गई होगी। तो जूल एंड अदर साइंटिस्ट, जूल एंड अदर साइंटिस्ट, उनके नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया जा रहा है, हैव शोन एक्सपेरिमेंटली दैट हीट एंड मैकेनिकल वर्क आर इक्विवेलेंट। वही बात को दोबारा से कहा हमने, पहले डायरेक्टली कहा, बाद में साइंटिस्ट का नाम लेकर कहा, ताकि हमें ज्यादा क्लैरिटी हो जाए, ज्यादा हमारे उस पर हम भरोसा कर सके उस बात पर कि यस ये बात सही है और ये एक्सपेरिमेंटली किया जा सकता है, हम भी कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि हीट और वर्क दे आर इक्विवेलेंट टू राइज इन टेम्परेचर। अब सवाल होता है कि हीट की जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो कैलोरी है, जबकि वर्क की नॉर्मल यूनिट जो SI यूनिट है वो जूल है। ठीक है, हीट की यूनिट भी जूल है, लेकिन मेनली हम हीट की यूनिट को प्रैक्टिकल वाली कैलोरी लेके चलेंगे और वर्क की तो यूनिट कैलोरी होती ही है। तो फिर क्या रिलेशन है भाई, टेम्परेचर राइज करना है, मुझे 1 डिग्री बढ़ाना है, तो क्या 1 कैलोरी हीट दूं 1 जूल वर्क करूं, दोनों बराबर होंगे? नहीं। तो उस चीज को एक्सपेरिमेंटली जो समझाया गया है वो ये है हमारे सामने, वही चीज है 4.186 जूल, है ना, 1 जूल नहीं 4.186, दैट इज 4.2 भी बोलते हैं इसी को। 4.186 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड, इज इक्विवेलेंट टू 1 कैलोरी ऑफ हीट। समझ में आ गई बात? इसका मतलब क्या हो गया, साफ साफ कंक्लूजन लिखा हुआ है। और 4.16 जूल ऑफ वर्क इज इक्विवेलेंट टू 1 कैलोरी ऑफ हीट। इसको हमें मैथमेटिकल रिलेशन के फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पे जे जूल नहीं है, यहाँ पे जे जो है वो जूल नहीं है, इसको हम लोग कन्वर्जन फैक्टर बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। कन्वर्जन फैक्टर है ये, कन्वर्जन फैक्टर जो कैलोरी को जूल में और वाइस वर्सा कन्वर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जे जूल नहीं है, जे जो है वो कन्वर्जन फैक्टर है, जिसकी वैल्यू अल्टीमेटली आ जाएगी 4.186 और इसकी यूनिट होगी प्रैक्टिकल टाइप की, दैट इज जूल पर कैलोरी। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू जे इनटू क्यू। इसका मतलब होगा कि वर्क डन विल बी एक्चुअली इक्वल टू 4.2 इनटू क्यू। यहाँ पे क्यू आप रखोगे कैलोरी में और आपको वर्क डन मिलेगा जूल में। यानी अगर आपको कैलोरी से जूल में जाना तो क्या करोगे, 4.2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और अगर वर्क अगर जूल में दिया हो, कैलोरी में जाना होगा तो क्या करना होगा, 4.2 से डिवाइड करना होगा। कैलोरीज में दिया हुआ है, जूल में जाना है तो 4.2 से मल्टीप्लाई करना। ये आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, कन्वर्जन फैक्टर है, और इसकी वैल्यू है 4.186 या 4.2 और इसकी यूनिट बनेगी जूल पर कैलोरी। W इक्वल टू JQ। और जो इक्विवेलेंस है उसको फाइनल कंक्लूजन लाइन 4.186 जूल ऑफ वर्क produces the same temperature rise as 1 calorie of heat. Full stop. Please see, ये theoretical बातचीत हो रही है, थ्योरी है आपके सामने, आप इसको जरूर से नोट कर लीजिए जल्दी से, क्योंकि इसके बाद हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट बात शुरू करेंगे जो बेसिकली इस चैप्टर में हमें करना है कैलोरीमेट्री के अंदर। और मेनली जो डिस्कशन है, पहला पार्ट या जो फर्स्ट मेन पार्ट डिस्कशन का वो यही है कि हम किसी बॉडी को हीट एनर्जी देंगे तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा। तो अब हम यहाँ पे अपनी बात इस तरीके से शुरू करेंगे कि सबसे पहले हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं और इस पैरामीटर की जरूरत भी समझ में आ गई हमें। तो यहां तक हो गया नोट। हीट एंड वर्क डन आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। 4.186 जूल ऑफ मैकेनिकल वर्क इज इक्विवेलेंट टू 1 कैलोरी ऑफ हीट, यानी 4.2 जूल ऑफ वर्क प्रोड्यूसेस द सेम टेम्परेचर राइज एज दैट ऑफ 1 कैलोरी ऑफ हीट। दिस पार्ट इज कंप्लीटेड। ये बेसिक बातचीत हो गई आपके पास। मैं ये पार्ट इरेज कर देता हूं। ठीक है, ओके। सो नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट पैरामीटर, दैट इज
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और हम यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सिर्फ यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड के टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में गैसेस के बारे में भी करेंगे। गैसेस के लिए स्पेसिफिक हीट कई तरीके की डिफाइन की जाती है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड को हीट एनर्जी दी जाएगी तो मेनली हम मानते हैं कि उसके अंदर चेंज इन टेम्परेचर ही होगा, लेकिन गैसेस को जब हीट एनर्जी दी जाएगी तो द गैसेस कैन पास थ्रू मेनी प्रोसेसेस। उसका वॉल्यूम बढ़ सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, और भी बहुत तरीके के चेंजेस पॉसिबल है। लेकिन सॉलिड और लिक्विड के लिए देखा जाए तो मेनली बहुत लिमिटेड रहेगी सिचुएशन। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है टेम्परेचर राइज, और हम मानेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन नेग्लिजिबल है और बाकी किसी और तरीके के चेंजेस को शामिल नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज दिस टर्म स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेफिनेटली फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड यही है भाई, हम ये कह रहे हैं कि किसी बॉडी को टेम्परेचर बढ़ाना तो हमें उसको हीट एनर्जी देनी है। तो अगर मैं दो बॉडीज ले लूं, मान लो एक आयरन ले लेता हूं और एक कॉपर ले लेता हूं, दोनों का सेम मास ले लूं, दोनों को सेम टेम्परेचर राइज करना है, तो क्या जरूरी है कि दोनों सेम हीट ही लेंगे? नहीं, नॉट नेसेसरली। नॉट नेसेसरली। सेम मास के दो सब्सटेंसेस ले लिए जाएं और अगर सेम टेम्परेचर राइज भी देखना है तो जरूरी नहीं कि दोनों को सेम हीट देना पड़े। हो सकता है किसी को कम तो किसी को ज्यादा। तो ये कैसे पता चलेगा किसको कम किसको ज्यादा? तो वो डिपेंड करेगा उस मटेरियल की प्रॉपर्टी। वही तो मटेरियल की प्रॉपर्टी समझाने की कोशिश की जा रही है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अलग अलग बॉडी की स्पेसिफिक हीट अलग अलग होगी, तो है ना, डिपेंडिंग अपॉन उसके मास को भी डिपेंड करेगा। ज्यादा मास होगा तो ज्यादा हीट ले सकता है, जाहिर सी बात है। और डिपेंडिंग अपॉन की मास कितना है, डिपेंडिंग अपॉन की कितना टेम्परेचर राइज करना है, इन दोनों के साथ साथ इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो मटेरियल क्या है, उसकी बेसिस पता चलेगा वो कितना ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करेगा। आगे बात समझ में? तो मास पे डिपेंड करेगा कि वो बॉडी कितना हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकती है, और इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना टेम्परेचर चेंज करना चाहते हो। भाई 2 डिग्री करना है, 50 डिग्री करना है, जाहिर बात है कि 50 डिग्री चेंज करना तो ज्यादा हीट चाहिए होगी। तो और उसके अलावा इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो बॉडी है क्या। तो बॉडी क्या है उसको समझाने के लिए हमने क्या उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, किस नाम से? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे वही बैकग्राउंड समझाया गया है थ्योरी के फॉर्म में। एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। बात हो चुकी है अपनी लैंग्वेज में, लेकिन एक प्रॉपर लैंग्वेज में देख लीजिए। व्हेन अ बॉडी इज गिवन when a body is given heat, normally its temperature rises। ये हम मान के चल रहे हैं कि किसी बॉडी को हम हीट एनर्जी दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। कोई एक्सेप्शन कंडीशन होंगी, भाई टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, घट रहा है, वो सब एक्सेप्शन होंगी। अभी रूल यही हम मान के चल रहे हैं कि किसी बॉडी को हीट दी जाएगी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। when a body is given heat, normally its temperature rises। ठीक है भाई। The amount of heat, वही चीज मैंने समझाया। The amount of heat required to produce same temperature increase देखना चाहते हैं। For a given amount of substance, mass भी सेम ले लिया, तब भी हम देखेंगे कि जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी उस टेम्परेचर को राइज करने के लिए, उस मास के लिए, इट विल वेरी फ्रॉम वन सब्सटेंस टू द अदर। तो एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में वेरी क्यों कर रही है? क्योंकि सब्सटेंसेस अलग अलग हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टी है अलग अलग। उन्हीं प्रॉपर्टी को हमको हाईलाइट करना। उस प्रॉपर्टी में से पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो कैसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टर्म को यहाँ पे यूज करेंगे, कैसे इसको लाएंगे हम, उसके लिए हम एक छोटा सा फॉलो अप करेंगे। सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सा है। तो प्लीज नोट डाउन, ये स्टेटमेंट नोट कर लीजिए। The amount of heat energy given to a body, the amount of heat energy absorbed by a body, बोल दीजिए। The amount of heat energy absorbed by a body is directly proportional to mass of the body। जितना ज्यादा मास होगा ज्यादा हीट वो अब्सॉर्ब कर सकता है।
The amount of energy absorbed by body is directly proportional to mass of the body. पहला point. दूसरा point is directly proportional to change in temperature. जितना ज्यादा change in temperature चाहते हैं उतना ज्यादा heat energy देना होगा उसको, उतना ज्यादा heat energy absorb करने की कोशिश करेगी. बस यही दोनों पॉइंट हैं और इन दोनों पॉइंट को ये प्रोपोर्शनलिटी साइन के साथ हैं जैसा आप जानते हैं. तो Q बराबर जब हम लिखेंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन हट के एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाता है जिसको हम यहाँ पे लिखते हैं S और यहाँ आ जाएगा m डेल्टा t. इसको हम लोग अपने याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से S इंटू एम डेल्टा टी की बजाय ms डेल्टा t के फॉर्म में लिखते हैं. where S is a constant called वही specific heat capacity. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, खाली स्पेसिफिक हीट बोल सकते हैं, खाली हीट कैपेसिटी बोल सकते हैं या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. यस, एस इज अ कांस्टेंट कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. और यहाँ पे मास जो है वो ग्राम या किलोग्राम में रखा जाएगा तो इसको कई बार हम लोग ग्राम या किलोग्राम स्पेसिफिक हीट भी कहते हैं. ग्राम या किलोग्राम स्पेसिफिक हीट अगर आपने नहीं लगाया है ग्राम या किलोग्राम तो भी उसका मीनिंग वही होगा कि आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं. क्योंकि आप जानते हैं मास ऑफ जो होता है मास ऑफ द सब्सटेंस, मास या उसकी क्वांटिटी को समझाने का हमारे पास एक और पैरामीटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोल के फॉर्म में बोलते हैं. तो अगर वहां पे मोल के फॉर्म में चीजें दी जाएंगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये मोलर स्पेसिफिक हीट बन जाती है. वो हम अभी आपके सामने बताएंगे. ठीक है. The amount of energy absorbed by body is directly proportional to mass of the body and is directly proportional to change in temperature. दोनों को कंबाइन कर देंगे और ये प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो वहां पे आ जाएगा एक कांस्टेंट Q बराबर S into m डेल्टा t जिसको हम लोग लिखते हैं ms डेल्टा t. वेरी पॉपुलर फार्मूला ऑफ दिस चैप्टर. where S is a constant called a specific heat capacity. तो दूसरी बात यहाँ पे क्या लिखना है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है S वो किन चीजों पे डिपेंड करेगी. तो प्लीज नोट कर लीजिए. सबसे पहले इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल. यस, यही बात है कि अलग अलग सब्सटेंसेस अलग अलग अमाउंट की हीट एनर्जी रिक्वायर करेंगे. नेचर ऑफ द सब्सटेंस. उसके बाद ऐसा हो सकता है कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करें. टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस यानी है ना, ये में भी हो सकता है, ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं दिया हो तो हम उसे नहीं शामिल करेंगे. मेंशन होगा कि भाई टेम्परेचर के साथ स्पेसिफिक हीट इसकी वैरी कर रही है तो ठीक है, वैरी करे तो अच्छी बात है, मान लेंगे उसको. और अगर वो टेम्परेचर के साथ वैरी कर रही है तो फिर यहां पे मैं आपको छोटी सी बात बता दूं कि यहां पे जो फॉर्मूला आपका आ गया ms डेल्टा t, Q बराबर ms डेल्टा t. तो चूंकि आपकी जो स्पेसिफिक हीट है अगर वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, वो वेरिएबल है, तो जाहिर सी बात है कि Q बराबर ms डेल्टा t का मतलब है Q इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर बाय डेल्टा t. डेल्टा टी एक लार्ज चेंज इन टेम्परेचर है और चूंकि एस वैरी कर रहा है तो आप पूरे लार्ज चेंज इन टेम्परेचर के दौरान एस की क्या वैल्यू यूज करेंगे क्योंकि एस तो वैरी कर रहा है. तो आप जानते हैं ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ सकता है. ऐसी सिचुएशन में हम लोग लार्ज चेंज इन टेम्परेचर लेने के बजाय फर्स्ट विल गो फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर. तो हम इसको क्या लिखेंगे dq बराबर ms dt. ms dt. व्हाट इज s? स्पेसिफिक हीट है जो कि वेरिएबल है लेकिन मैंने बहुत छोटा चेंज इन टेम्परेचर लिया है. तो जब मैंने बहुत छोटा चेंज इन टेम्परेचर लिया है तो मैं उस स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर के दौरान s अदरवाइज वेरिएबल है लेकिन मैं उसे क्या मान सकता हूं कांस्टेंट. लेकिन आपको तो अल्टीमेटली बड़ा चेंज इन टेम्परेचर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा. यहाँ पे s वेरिएबल है जो टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है या जैसे भी वेरी कर रहा है और आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यू कैन फाइंड total amount of heat energy required to go for a large change in temperature. S वेरिएबल है वो इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा. ओके, तो ये बात मैंने यही बता दिया, ठीक रहेगा. ये S स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. फर्स्ट थिंग इट विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस. दूसरा इट विल डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस. उसके बाद तीसरा पॉइंट
It may depend upon the state of the substance. स्टेट ऑफ द सब्सटेंस का मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, सेम सब्सटेंस है, सेम सब्सटेंस है। जैसे मान लीजिए कि वाटर है तो सॉलिड फॉर्म में वो आइस है, लिक्विड फॉर्म में वाटर है, और वेपर फॉर्म जो कि स्टीम हम बोलते हैं, तो इन तीनों फॉर्म में उसके स्पेसिफिक हीट अलग अलग है, अलग अलग हो सकती है किसी भी सब्सटेंस के लिए, बात कही जा सकती। तो स्पेसिफिक हीट विल डिपेंड अपॉन स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, यस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, राइट। इसके अलावा खास तौर से जब हम लोग गैस में जाएंगे तो हमने क्या बताया, गैसेस कैन पास थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस। गैस का सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं बढ़ता, अगर गैस को हीट एनर्जी दी जाए तो नॉट ओनली उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके वॉल्यूम बढ़ सकता है, एंड द गैस कैन पास थ्रू मेनी प्रोसेस, हम ये देखेंगे बाद में। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट होगी दैट विल बी प्रोसेस डिपेंडेंट। यस, स्पेसिफिक हीट विल बी प्रोसेस डिपेंडेंट, यानी कि आप कैसे प्रोसेस से गुजर रहे हो, डिपेंडेंट। राइट, ठीक है। तो प्रोसेस डिपेंडेंट के हम एग्जांपल यहां पे कोट कर सकते हैं। इधर का पार्ट हो गया है ना। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट के बारे में बता दिया आपको, नेचर ऑफ द सब्सटेंस, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, और एक और पॉइंट मार्क कर लो, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन एक्सटर्नल कंडीशंस। एक्सटर्नल कंडीशन जैसे बाहर का प्रेशर या वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस पे भी कभी डिपेंड कर सकता है। तो प्लीज मार्क लो, इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन, सब नोट करो, it also depends upon external condition like external pressure या volume etc. may depend, it also depends upon external conditions। तो यहां पे external conditions, इसमें एक्सटर्नल प्रेशर आ सकता है, या वॉल्यूम मैं डिवाइड करूं उससे भी चेंज हो सकता है। ये सब ऑप्शन में है, पॉसिबिलिटी एक्सटर्नल कंडीशन में, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, राइट। यहां पे दो बातें और मेंशन करने की हैं। जैसे हमने बताया प्रोसेस डिपेंडेंट, तो जैसे सपोज कर लो कि हमारे पास, चूंकि हम लिक्विड और सॉलिड का एग्जांपल लेना चाह रहे हैं, गैसेस तो डेफिनेटली दे कैन पास थ्रू मेनी प्रोसेसेस, लेकिन एक सिचुएशन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट चेंज। स्टेट चेंज हम पढ़ेंगे अभी डिटेल में। स्टेट चेंज में क्या होता है, मेनली जो अगर सॉलिड है तो क्या कर रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, या लिक्विड है तो किस में जा रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो आपको मालूम होगा या मालूम होना चाहिए, हम पढ़ेंगे इसको, कि जब सॉलिड अपने सो कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है, जैसे आइस के लिए वो 0 डिग्री सेल्सियस है, जब सॉलिड अपने सो कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है और तब हम जब उसको हीट एनर्जी देते हैं तो वो आइस क्या करता है, मेल्ट करने लगता है, और आइस यानी सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और इस बीच में टेम्परेचर चेंज नहीं होता, कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। तो अगर कोई प्रोसेस है जो कैसा है, अगर कोई प्रोसेस है सो कॉल्ड आइसोथर्मल, अगर कोई प्रोसेस है सो कॉल्ड आइसोथर्मल, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि भाई मेल्टिंग जो एक प्रोसेस है, या बॉइलिंग भी इसी तरीके से प्रोसेस है जिसमें लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वेपर में। जैसे अगर पानी ऑलरेडी वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आप ले लीजिए, अब उसको हीट दीजिए, है ना, तो क्या होगा, अब उसका टेम्परेचर 100 में थोड़ी जाएगा लिक्विड का, बल्कि वो क्या करेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रहते हुए वो क्या करेगा, वाटर से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी स्टेट चेंज हो रही है, और आप जो हीट एनर्जी दे रहे हो जाहिर से होता है उसकी एनर्जी बढ़ रही है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ा, तो ये एक्सेप्शनल कंडीशन हो गई। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेफिनेटली उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, आइसोथर्मल। तो कोई भी और आइसोथर्मल हो, कोई गैस हो या कोई भी सिस्टम हो, इफ इट इज गोइंग थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो यहां से आप देखिए कि
एस की डेफिनीशन, एस Q बराबर एम एस डेल्टा टी, तो यहां पे एस बराबर क्या आएगा, Q अपान एम डेल्टा टी, Q अपान एम डेल्टा टी। आप उसे हीट एनर्जी दे रहे हो, लेकिन व्हाट अबाउट डेल्टा टी, आपने क्या बताया, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो व्हाट इज डेल्टा टी, डेल्टा टी इज जीरो। जब डेल्टा टी जीरो होगा तो स्पेसिफिक हीट क्या आ जाएगी, यहां से स्पेसिफिक हीट आ जाएगी इनफाइनाइट। प्लीज रिमेंबर, प्लीज रिमेंबर, कोई भी आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, अगर आप पूछा जाए इस प्रोसेस के लिए बताओ स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या आएगी, तो आपका सीधा जवाब होगा इनफाइनाइट। ठीक है, उसके बाद इस तरीके का एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ये तो दोनों हो गया इसमें, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग प्रोसेस भी हो गया और बॉइलिंग प्रोसेस भी इसी में हो गया। बॉइलिंग इज नथिंग बट कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, राइट। एडियाबेटिक प्रोसेस, ये प्रोसेस हम लोग सुनेंगे बार बार इसके बारे में। एडियाबेटिक प्रोसेस ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम ये कहते हैं कि हीट नहीं दी जा रही है या ली जा रही है, हीट नहीं दी जा रही है या ली जा रही है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस बोलते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस, नो हीट एक्सचेंज, यस, जो भी रीजन हो, जो बॉडी है वो कोई हीट एनर्जी नहीं ले रही है, दे रही है, तो वो प्रोसेस, और प्रोसेस कुछ हो रहा है ना, वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो नहीं मालूम है, हो सकता है हम वर्क कर दे रहे हैं लेकिन हमने हीट तो नहीं दिया कम से कम। तो इसी फार्मूले में अब देखिए, जहां पे S बराबर Q अपान एम डेल्टा टी था, अब डेल्टा टी आपने जीरो किया था, अब आप इसी प्रोसेस में S बराबर Q अपान एम डेल्टा टी में आपका ध्यान डेल्टा टी पे नहीं है, आपका ध्यान है Q पे। Q क्या है, जीरो, M मास उसका होगा, टेम्परेचर में चेंज हो रहा होगा, लेकिन आपने क्या किया, Q जीरो है, यानी कोई हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली जब Q जीरो तो S भी जीरो। तो प्लीज रिमेंबर, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए S क्या होगा, जीरो। अंडरस्टैंड? राइट, तो एडियाबेटिक प्रोसेस एक स्पेशल प्रोसेस हो गया। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट होगी। और यहां पे एक चीज और, थर्ड पॉइंट जो मैं मेंशन करूं वो है कि S की वैल्यू, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू अगर ज्यादा है किसी सब्सटेंस की, तो इसका मतलब क्या है, देखिए आप यहां से S बराबर क्या है हमारे पास, S बराबर है Q अपान एम डेल्टा टी। मास तो सब्सटेंस का गिवन होगा, वो उसकी प्रॉपर्टी तो नहीं, मास तो उसका जो भी होगा, लेकिन S की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है यहाँ पे किसी बॉडी के, कि वो ज्यादा हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करे, या हम ये कह रहे हैं कि वो जो भी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करे, यहाँ पे S की वैल्यू हमको क्या चाहिए, ज्यादा, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, डेल्टा टी क्या होना चाहिए, कम। डेल्टा टी क्या होना चाहिए, कम, यानी डेल्टा टी कम, हीट एनर्जी ज्यादा है, तो S क्या होगा, ज्यादा। तो इसका ये मतलब हुआ कि जिन बॉडीज की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, जिन बॉडीज की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, तो उनके बारे में क्या कहेंगे कि वो ज्यादा हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके भी उनका जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा राइज नहीं करेगा। ये प्रॉपर्टी वाटर के पास है। वाटर के स्पेसिफिक हीट, जो कि मैं आपको वैल्यू मैंने नहीं बताया है, बता दिया जाएगा डेफिनेटली। वाटर के स्पेसिफिक हीट, वाटर की स्पेसिफिक हीट की यूनिट भी यहाँ पे अभी तक नहीं आ पाई। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग बात कर रहे थे कि स्पेसिफिक हीट किन किन चीजों पर डिपेंड करते हैं, स्पेसिफिक हीट की यूनिट बता देंगे, लेकिन अभी बात हो रही है किसकी, कि वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, ठीक है, हम बता रहे हैं एज कंपेयर टू मेनी अदर सब्सटेंसेस वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। तो उसकी ये प्रॉपर्टी का क्या हमें यूज है कि वो ज्यादा हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके भी उसका टेम्परेचर ज्यादा राइज नहीं करता, और इस प्रॉपर्टी की वजह से हम वाटर को यूज करते हैं एज कूलेंट इन मेनी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स या मे बी अदर प्लेसेस, प्लांट्स जहां पे ज्यादा हीट पैदा हो रही है, तो वाटर वहां पे कूलेंट के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। वाटर जाएगा,
और वहां से हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करके वहां की हीट लेके वापस आ जाएगा। उसका खुद का टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अगर खुद का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, खुद ही सारा बॉयल हो गया, तो फिर वो पर्पस पूरा नहीं होगा, वहां पे अननेसेसरी एक्स्ट्रा एनर्जी पैदा हो जाएगी। तो सारी हीट को अब्सॉर्ब करके वो क्या करेगा, बाहर लेके आएगा। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, इसलिए उसका यूज हम एज ए कूलेंट करते हैं। यहां पे एक बात और बता दी जाए कि Q बराबर ms डेल्टा T में अगर डेल्टा T पॉजिटिव है यानी टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है, या इसको यूं कह लो कि Q, इस फार्मूले में Q को हम पॉजिटिव कब मानेंगे। सबसे पहले तो ये बता दिया जाए आपको, इस फार्मूले में Q को पॉजिटिव कब मानेंगे। तो इसका ये सीधा कन्वेंशन है, इसका कन्वेंशन है कि हीट एनर्जी का कन्वेंशन है कि Q को पॉजिटिव कब लिया जाएगा, जब हीट एनर्जी अब्सॉर्ब होगी। ठीक है, जब हीट एनर्जी अब्सॉर्ब होगी तो हम उसमें Q को पॉजिटिव मानेंगे, ये कन्वेंशन है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस फार्मूले में Q बराबर ms डेल्टा T में, Q बराबर ms डेल्टा T में अगर Q पॉजिटिव है यानी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब हुई, मास पॉजिटिव होगा, और अगर उसकी स्पेसिफिक हीट पॉजिटिव है तो इसका मतलब होगा यहाँ पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, अल्टीमेटली ये भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। यानी डेल्टा T के पॉजिटिव होने का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर राइज करेगा। तो इसका यह मतलब हुआ कि अगर किसी बॉडी की स्पेसिफिक हीट पॉजिटिव है तो इसका यह मतलब होगा कि वो हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा, तो उससे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है किसी बॉडी की स्पेसिफिक हीट निगेटिव हो? यस, अगर जीरो हो सकती है तो निगेटिव हो सकती है। कोई ऐसा सब्सटेंस हो सकता है या कोई ऐसा प्रोसेस हो सकता है जिसके लिए स्पेसिफिक हीट निगेटिव हो सकती है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बता सकता हूं कि यस, स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस कैन बी निगेटिव आल्सो। और निगेटिव होने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, और जब माइनस साइन आ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, Q पॉजिटिव होगा, M पॉजिटिव होगा, लेकिन S निगेटिव है तो एक निगेटिव और आना चाहिए। तो एक निगेटिव और आने का मतलब कि डेल्टा T निगेटिव होगा। डेल्टा T निगेटिव का मतलब कि ये वो सिचुएशन होगी जहां पे बॉडी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगी और उसकी स्पेसिफिक हीट क्या है, निगेटिव है, तो उसमें टेम्परेचर राइज होने की वजह टेम्परेचर फॉल करेगा। यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसको हम बगैर डिटेल में क्या बता देते हैं। सैचुरेटेड वाटर वेपर, सैचुरेटेड वेपर कह लो, वाटर वेपर में ये सिचुएशन होती है कि अगर वो फर्दर हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करे तो उसका टेम्परेचर राइज नहीं करेगा बल्कि फॉल करेगा। क्यों, कैसे, वो वेपर का डिस्कशन अलग से होता है, फिजिक्स में उसकी कोई खास अहमियत नहीं है। तो ये हो गया आपकी सारी बातचीत किसकी चल रही है, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस, उसकी डेफिनेशन, और उसके बाद ये सारे पॉइंट आ गए। एक्सटर्नल कंडीशन पे डिपेंड करेगा, नॉट इंपॉर्टेंट, स्टेट चेंज वेरी इंपॉर्टेंट, मेल्टिंग पॉइंट एक प्रोसेस है, जैसे बॉइलिंग एक प्रोसेस है वैसे मेल्टिंग भी एक प्रोसेस है, जो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है उसके लिए स्पेसिफिक हीट होती है नेगेटिव, एडियाबेलिटी के लिए होती है स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट। और ये वाला पॉइंट आ गया, मैं इसको यहां से इरेज करता हूं। और छोटी सी बात जो और रह गई वो बता देता हूं, और वो है स्पेसिफिक हीट की यूनिट। तो यहां से देखिए S बराबर है Q अपान M डेल्टा T। अगर मैं SI सिस्टम की बात करूं तो S की यूनिट क्या बनेगी, व्हाट इज दिस, हीट। हीट की SI यूनिट क्या होगी, जूल। तो ये हो जाएगा जूल, व्हाट इज दिस, पर किलोग्राम, और SI सिस्टम में रहेंगे तो पर केल्विन। तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। इसकी अगर प्रैक्टिकल फॉर्म में लिखा जाए तो प्रैक्टिकल फॉर्म में हम यूज करते हैं कैलोरी पर ग्राम, ये ज्यादा प्रैक्टिकल में यूज किया जाता है, और पर डिग्री सेल्सियस। पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस सेम होते हैं क्योंकि 1 डिग्री का चेंज केल्विन में और 1 डिग्री का चेंज फारेनहाइट में, सॉरी 1 डिग्री का चेंज केल्विन में और 1 डिग्री का चेंज डिग्री सेल्सियस में सेम होता है यहाँ पे। ठीक है, तो चाहे वहां पे केल्विन यूज करें चाहे डिग्री सेल्सियस यूज करें, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अच्छा, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, आप इसको रिलेशन कर लीजिए। तो दोनों में क्या रिलेशन होगा, तो 1 कैलोरी, आप चेक कर सकते हैं, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। कैलोरी को आप कन्वर्ट करेंगे जूल में तो वहां पे आएगा 4.2 जूल, और ग्राम को करेंगे किलोग्राम में तो 10⁻³ ऊपर जाएगा, और इस तरीके से बन जाएगा 4200, यहां पे आ जाएगा जूल
पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ओके तो प्लीज रिमेंबर 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस बन जाएगा 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या यहाँ पे चूंकि ऐसा यूनिट है तो डिग्री सेल्सियस की बजाय केल्विन यूज करना चाहिए। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, ये तो खैर यूनिट हो गई, उसके साथ और एक बात बता दीजिए, और वो क्या है कि वाटर की स्पेसिफिक हीट, वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ये जो मैंने लिखा है वो बेसिकली वाटर की ही है। हालांकि मैं बाद में बताऊंगा आपको कि वाटर की स्पेसिफिक हीट हम दिखलाएंगे कि वो टेम्परेचर के साथ थोड़ा वेरी करती है, जीरो से लेकर, यानी हमारा जो वाटर होता है वो 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर रह सकता है, उसमें थोड़ा वेरिएशन होता है। वो ग्राफ भी एनसीईआरटी लेवल में बना हुआ, वो भी हम बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस या 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, ये वाटर की स्पेसिफिक हीट है। और हम देखेंगे कि बाकी और सब्सटेंसेस की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो कम होती है और वाटर की ज्यादा है। एक छोटी सी बात और बताना है और इसको भी यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। देखिए S बराबर है Q अपान M डेल्टा T। एकेडमिक लेवल पर स्पेसिफिक हीट की क्या डेफिनेशन किस तरीके से बोलेंगे, पहले तुमने बता दिया, अब इसको हम इस तरीके से बोलते हैं। देखिए S बराबर Q अपान M डेल्टा T, इसको हम लिखते हैं इफ M इज इक्वल टू 1 एंड डेल्टा T इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा S इज इक्वल टू Q। यहाँ पे 1 का मतलब 1 किलोग्राम या 1 ग्राम यूनिट मास, डेल्टा T 1 डिग्री का चेंज, ठीक है ना, चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे जिसमें भी यूनिट हो, तो S बराबर आएगा Q। इसका क्या मतलब होता है, ये इस तरीके से डेफिनेशन एकेडमिक लेवल पे दी जाती है, तो प्लीज सी एंड नोट डाउन। Note down. A specific heat of a substance is defined as the amount of heat energy required. A specific heat of a substance is defined as the amount of heat energy required to increase the temperature of unit mass by 1 degree. Repeat. A specific heat of substance is defined as the amount of heat energy required to increase the temperature of unit mass, जो भी यूनिट यूज करें मास की, unit mass by 1 degree। ये आपकी एकेडमिक लेवल की डेफिनेशन हो जाएगी। I repeat again last time. A specific heat of a substance can be defined as the amount of heat energy required. Q S बराबर Q upon M delta T, M1 delta T1, तो S बराबर क्या आ गया Q। A specific heat capacity of a substance is defined as the amount of energy required to increase the temperature of unit mass by 1 degree, 1 Kelvin, अगर Kelvin होगा तो Kelvin, सेल्सियस होगा तो सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक हीट का डिस्कशन। इसमें हम कुछ और एक दो बातें बताना चाहेंगे आज। इस यहीं पे इसको रोकते हैं, और आपने जो प्रैक्टिस अभी इस पे नहीं करना है, अभी आपको प्रैक्टिस करना है थर्मल एक्सपेंशन और थर्मोमेट्री के ऊपर, ठीक है ना। इसमें अभी न्यूमेरिकल के लेवल तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं, अभी जस्ट हमने थ्योरी पार्ट यहाँ पे डिस्कस किया है। ओके, देख लीजिए, मार्क लीजिए, कोई डाउट हो तो आप उसको पूछ सकते हैं डाउट सेशन में। थैंक यू।